अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ECS। सर हाँ बोलो। वो पूछने का था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मतलब उसमें बस वो रिएक्शन ही याद रखने का, उसका ई नॉट सेल का काम नहीं रहता है, मतलब वैल्यूज का उसके। हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाँ वही इलेक्ट्रोकेमिकल्स में। देखो इसके क्या क्या एप्लीकेशन है ना, सुन लो ध्यान से। पहला पॉइंट, वैसे ज्यादातर चीजें तुम्हें पता होगी, फिर भी हमें सारी बातों को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं एज वी मूव डाउन द सीरीज। देखो मैं उसी अकॉर्डिंग बात करूंगा जिस अकॉर्डिंग मैंने टेबल को लिखा है। मैंने टेबल में लिथियम को सबसे ऊपर लिखा है, फ्लोरीन को सबसे नीचे लिखा है। एनसीईआरटी में आई थिंक उल्टा दिया है, एनसीईआरटी में फ्लोरीन ऊपर लिखा है, लिथियम सबसे नीचे लिखा है। मतलब उन्होंने एसआरपी की डिक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल लिखा है, मैंने एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल को लिखा है। तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी थ्योरी लिखूंगा, ठीक है। तो टेबल को भी ध्यान रखें कि जो मैंने अपनी टेबल लिखी है वो एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी थ्योरी लिख रहा हूं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एज वी मूव डाउन द सीरीज SRP वैल्यू इंक्रीजेस। तो हमें पता ही SRP वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। सो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब यही होता है रिड्यूस होना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाएंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हायर द SRP वैल्यू, हायर is the tendency to get reduced, or higher is the oxidizing power। सेकेंड पॉइंट पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है सेकेंड वाले पॉइंट में तो पूछ लो, पढ़ लो एक बार, फिर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। दिक्कत है कोई? हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा SRP वैल्यू होगा मतलब उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब जितना वो खुद इजीली रिड्यूस होगा उतना ही वो सामने वाले को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा, सामने वाले को। हाँ सर। मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसी बात का उल्टा मैं लिख देता हूं, इसी बात का उल्टा क्या होगा, हम बोलेंगे इसी बात का उल्टा क्या होगा, स्मॉलर द SRP value, higher is the tendency to get oxidized, or higher is the reducing power। इसी बात का उल्टा लिखा, अगर SRP वैल्यू कम होगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, ये तुम ही हो गया दूसरे वाले। हाँ सर, थोड़ा नेट का इशू है इसलिए मोबाइल से ज्वाइन किया है। हायर इज द रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो SRP वैल्यू कम होगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। समझ गए? हाँ सर। बोलो, क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर। ऊपर वाले 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ऊपर वाले 2-3 पॉइंट के ऊपर। विच वन इज
बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमें बताना है। डेटा दे रखा है, बस डेटा दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा कि हमें किसका पूछा है किसका नहीं। -1.5 वोल्ट और एक डेटा दे रखा है क्या, E0 क्रोमियम 3+ से डाइक्रोमेट आयन में जा रहा है, जो दे रखा माइनस में 1.4 वोल्ट, माइनस में है ना, जो दे रखा है माइनस में 1.4 वोल्ट। अब पूछा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अब वो तुम्हें बता देना है बस। बताओ। अच्छा ऑप्शन दूं क्या 4? ऑप्शन भी दे देता हूं तुम्हें। ऑप्शन 1 Mn2+, ऑप्शन 2 MnO4-, ऑप्शन 3 Cr3+, ऑप्शन 4 डाइक्रोमेट। बताओ आंसर। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? अच्छा MnO4-। देखो, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जिसका खुद का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हाँ हमेशा सर। मैं बच्चों को एक ही एग्जांपल से बताता हूँ ना, LIC एजेंट, जैसे है ना मार्केट में चलते हैं ना LIC एजेंट, तो LIC एजेंट किसकी LIC करते हैं, खुद की करते रहते हैं क्या? नहीं सर, दूसरे की। दूसरे ही करते हैं ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को थोड़ी करेगा, दूसरे को करेगा, जो सामने आएगा उसको करेगा ऑक्सीडाइज। अब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा सर। रिड्यूस। अब यहाँ पर देखो रिड्यूस कौन कौन हो रहा है, इन चारों में से रिड्यूस कौन कौन हो रहा है, या तो MnO4- रिड्यूस होता है, वह MnO4- रिड्यूस होकर Mn2+ में चला जाता है, या फिर डाइक्रोमेट रिड्यूस होता है जो कि Cr3+ में चला जाता है। अब देखो MnO4- जो है वो रिड्यूस होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव 1.5 वोल्ट। और ऐसे ही डाइक्रोमेट का आएगा पॉजिटिव में 1.4। तो कौन इजीली रिड्यूस होगा, MnO4-। समझ में आती है इतनी बात? हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, मैं हर साल कराता हूँ बच्चों को ये वाला क्वेश्चन। मतलब देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि SRP वैल्यू ऑफ सम हाफ सेल्स आर गिवन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने दे दिया, मतलब ये तीनों पॉइंट तुम्हें एकदम बढ़िया से समझ में आ गए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने दे दिया तो PbO2 से Pb2+ में जा रहा है, एक इसका SRP दे रखा है, एक MnO4- से Mn2+ में जा रहा है, इसका SRP दे रखा है, एक ScC3+ में जा रहा है, और एक H2O2 H2O में जा रहा है ना। सारे ही रिडक्शन पोटेंशियल है ना, 1.45, 1.5, 1.6, 1.7। अब पूछा क्या क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इन सब में, वो बताना है। दूसरा पूछा है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो बताना है। तीसरा पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन चारों, 8 में, 8 लोग है टोटल, और एक पूछा है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो बताना। तो ये चारों लोग बता दो कौन है। बताओ, देखते हैं कितने लोग इन चारों का सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, देखो बताओ मुझे ना, E0 H2O2 H2O, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, कौन होगा, E0 H2O2 H2O,
नहीं नहीं नहीं, एजेंट का मतलब वो एक ही आएगा, कोई या तो H2O2 आएगा या H2 आएगा। जैसे यहाँ पे बोला ना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो वो सिर्फ MnO4 माइनस है। E0 Mn2 प्लस से MnO4 माइनस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। हाँ हाँ समझा सर। H2O2 PbO2 Pb2 plus H2। हाँ ठीक है, और बताइए, और कोई आंसर देना चाहता है इसके अलावा? सेम ही आंसर है। सेम ही आंसर है। हाँ सर ये अच्छा है। अब देखो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद को इजीली रिड्यूस कर ले। तो इन चारों में देखो सबसे आसानी से कौन रिड्यूस कर रहा है खुद को, सबसे आसानी से? H2O2। H2O2 ना, H2O2 रिड्यूस कर रहा है सबसे आसानी से खुद को। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो सबसे मुश्किल से खुद को रिड्यूस कर पा रहा है। सबसे मुश्किल से कौन खुद को रिड्यूस कर पा रहा है? PbO2। PbO2। अब इनके उल्टी कहानी करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सबसे आसानी से खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। तो देखो ये उल्टी रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज ऐसे होंगे, ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। तो सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Pb2 प्लस। Pb2 प्लस, क्योंकि देखो इनका अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो सारे माइनस में होंगे। देखो सभी नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट इनमें भी तो एक ऑर्डर होगा ना। तो ये E0 सबसे बड़ा है, माइनस के साथ देखे तो ये सबसे बड़ा है, मतलब सबसे आसानी से ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा इन चारों के में कंपैरेटिवली, इसलिए ये सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट H2O। कि कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ ना आई हो कि क्या लिख दिया? बोलो, सभी को क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग है ना ऐसे एप्लीकेशन लिखते जा रहे हैं, ग्रीन कलर के पेन से लिखते जा रहा हूं मैं ना। अब एक और पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट क्या है? इफ अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग टू हाफ सेल electrode, then for spontaneous cell working, अगर मेरा सेल है जो काम करे, उसके लिए हमने क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रोड which have lower value of SRP, वो क्या होगा? एनोड होगा या कैथोड होगा? एनोड होगा। एनोड होगा, क्योंकि देखो लोअर वैल्यू है। दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, दो में से एक को एनोड बनाना है, एक को कैथोड। कैथोड वो बनेगा जो रिड्यूस हो सके, एनोड वो बनेगा जो रिलेटिवली ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखे। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, इसलिए उसको कैथोड बनाएंगे। जिसका एसआरपी कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा रिलेटिवली, तो उसको एनोड बनाएंगे। तो इसमें दूसरा पॉइंट यही लिखूंगा मैं, क्या? इलेक्ट्रोड which have higher value of SRP act as cathode। अब देखो इसमें दो मेथड है। कभी कभी क्या होता है, हमारे को सेल रिप्रेजेंटेशन देके पूछा जाता है, तो देखो जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन देके पूछे, उस केस में हमें दिमाग नहीं लगाना है कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। उस केस में हम लोग क्या मानेंगे? रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे कि जो लेफ्ट में लिखा है वो एनोड बनेगा और जो राइट में लिखा है वो क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। जब रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो लेफ्ट में लिखा है वो एनोड, जो राइट में लिखा है वो कैथोड। बट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा,
हमें ई नॉट या ई सेल के वैल्यूज दे रखे हैं, ई नॉट के वैल्यूज दे रखे हैं, फिर पूछा है कि इसका ई सेल बताओ। जब सिर्फ ई नॉट के वैल्यूज दे रखे होते हैं तब उस केस में दिमाग लगाए एसआरपी डेटा से कि किसको कैथोड बनाना है किसको एनोड। समझे? बोलो। बोलो भाई। हाँ सर। Calculate E naught cell which is made by using following electrodes। क्या है? हमारे को डेटा भी दे रखा है कि जो E naught है Mn2 प्लस से MnO4 माइनस का वो दे रखा है माइनस में 1.51 वोल्ट, और ऐसे ही E naught दे रखा है Ag प्लस से Ag का कितना दे रखा है 0.8 वोल्ट। बताओ ई नॉट सेल कितना होगा? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। पॉइंट 7 0.71। 1.51 है क्या वो? हाँ 1.51 है। हाँ 0.7 देखो अगर तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस डेटा को एसआरपी की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि एसआरपी की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? एसओपी लिखा हुआ। तो एसआरपी की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा प्लस में 1.51 और ये आएगा प्लस में 0.8। हमने लिख दिया एसआरपी की फॉर्म में, हम बोले ठीक है। अब देखो जिसका एसआरपी ज्यादा है वो क्या बनेगा? कैथोड। कैथोड। तो हम बोलेंगे एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एसआरपी जिसका ज्यादा है उसको इधर लिख दो माइनस 0.8, तो ये क्या बनेगा 0.71 वोल्ट। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ऐसा ही एक और बेसिक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। हमसे पूछा है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग सेल। सेल की फिजिबिलिटी पूछिए, मतलब जैसे मान लो हमारे को दिया है एजी सॉलिड से एजी प्लस एक्वस, फिर कॉपर 2 प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड। ठीक है, ई नॉट गिवन है हमारे को कॉपर 2 प्लस से कॉपर का, और एक ई नॉट गिवन है एजी प्लस से एजी का। 0.34 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। फिजिबिलिटी बतानी है सेल की कि सेल फिजिबल है या नहीं, मतलब काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा काम सर। नहीं करेगा। नहीं तो सॉरी, करेगा करेगा करेगा। करेगा, सोच लो, मतलब करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा। देखो अब हमारे को क्या है, रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दे दिया। अब हमें दिमाग नहीं लगाना है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, सिंपली बोलेंगे ये क्या है, एनोड है। एनोड है, और ये क्या है, दिस वन इज कैथोड। कैथोड। अब सिंपली लिख दो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड कौन था? कैथोड कॉपर वाला था, मतलब 0.34, माइनस एनोड कौन था? ये था। तो अब देखो यहाँ से ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव, हाँ मतलब सर। क्या होगा, नॉट फिजिबल, सेल काम नहीं करेगा। समझ गए? यस सर। चलिए अब कुछ बातें और लिख देते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग ईसीएस के बारे से बता सकते हैं। ईसीएस की हेल्प से जो जो चीजें हम लोग बता सकते हैं उनको मैं ग्रीन कलर से लिखा हूँ ना स्पेशली। तो ऊपर लिख दिया था, बीच में भी ग्रीन कलर से वापस लिख दिया, अब वापस और नीचे लिख देते हैं कुछ ग्रीन कलर से। क्या है, अब पॉइंट क्या है, मेटल
which is, ये सारी बातें तुम्हें पता होगी बट फिर भी लिखवाना हमारा फर्ज बनता है। नहीं लिखवाएंगे तो फिर कल को बच्चे बोल देंगे सर आपने नहीं पढ़ाया था इसलिए हमारे से नहीं हुआ, बाकी तो मैं तो ज्ञानी था ही। कैन डिस्प्लेस other metals from their salt solution which is lower in the series। देखो बात क्या है, हम बोल रहे हैं कि मेटल विच इज हायर इन द सीरीज। देखो मैंने जो सीरीज लिखी उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ मैं। जो हायर होगा सीरीज में वो which can displace the other metal from their salt solution which is lower in the series। जैसे मान लो हम बोलते हैं जिंक सॉलिड है, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा हो क्यों रहा है? ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को रिड्यूस क्यों कर दिया उसने और रिप्लेस क्यों कर दिया? जिंक सीरीज में ऊपर आता है कॉपर से, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो Zn से Zn2+ इजीली हो जाएगा। हाँ हम बोलते हैं जो ऊपर वाले जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और नीचे वाले इजीली रिड्यूस हो सकते हैं। तो कॉपर नीचे आता है इसलिए कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में चला गया और जिंक इजीली ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ में चला गया और अपना सॉल्ट बना लिया। अब इसी चीज का तो हम लोग यूज करते हैं किसमें, कि कौन से कंटेनर में किसका सॉल्यूशन स्टोर किया जा सकता है। क्या मैं जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन स्टोर कर सकता हूं? नहीं सर। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, रिएक्शन हो जाएगी। तो यही चीज है, वो चीज हम लोग नहीं कर सकते। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर अलग से, क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन of a metal which is lower in the series cannot store in a container of a metal which is higher in the series। हम बोल सकते हैं कि भाई कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर किया जा सकता है बट जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन स्टोर नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? पहला पॉइंट, पहला जो ग्रीन में लिखा हो क्लियर है? यस सर। हाँ सर। दूसरा पॉइंट क्या है, एज वी मूव डाउन इन द सीरीज electropositive character of metal decreases। मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर है उसके कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होगा। पता ही होगा ये सब तो। हाँ बोलो। सर। Next point is metal which is higher in the series than हाइड्रोजन। वो ऊपर वाली जैसी ही बात है ना, जैसा इस पॉइंट में लिखा ना, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना वही पॉइंट है वो नीचे वाला भी। बस इस वाले पॉइंट में दो मेटल को कंपेयर किया था, नीचे वाले पॉइंट में मेटल और हाइड्रोजन को कंपेयर करना है। मेटल which is higher in the series than hydrogen liberate H2 gas on reaction with dilute acid। dilute acid से रिएक्शन करवाएंगे और ऊपर वाला कोई मेटल होगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट बना लेगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी अच्छी है ना। वही बात है, जैसे मान लो जिंक सॉलिड हुआ
उसको डाला किसमें, HCl में, डाइल्यूट HCl में डाला, 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बट अगर मैं कॉपर सॉलिड को डालूं तो क्या ऐसा होगा, बोलो, हम बोलेंगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि कॉपर नीचे आता है सीरीज में हाइड्रोजन से, समझे, बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट। सर हाँ सर इसमें वो डाइल्यूट एसिड की यूज करते, उसका कुछ रीजन नहीं है? यार मतलब यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की, है ना, क्योंकि अब जैसे मान लो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड यूज लेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड यूज लेंगे, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, कुछ और होगा, वो कुछ और अलग अलग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में कि अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा NO2 गैस ही रिलीज होती है, समझ रहे हो। हाँ तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की बात चल रही है, इसलिए डाइल्यूट। हाँ ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हम बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ, वही जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी एप्लीकेशन है, वो ग्रीन कलर से ही मैं मार्क करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द electropositive character of metal, है ना। हम बोलते हैं क्या, हायर द electropositive character of metal, higher is the thermal stability of metal oxide। हम बोलते हैं मेटल की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, उसका कैटायन में रहने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब उसको ब्रेक कर उसका न्यूट्रल फॉर्म में बनाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका जो ऑक्साइड होगा थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। घटेगी। तो हम वही चीज बोल रहे हैं। सो moving down the series, thermal stability of metal oxide decreases। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. चलिए, तो ये तो देखो, ये जो ग्रीन कलर से चीजें जो लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो इनको अच्छे से पढ़े, एप्लीकेशन ऑफ ECS। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर का जो अगला मुद्दा है, दैट इज नन्स इक्वेशन। पहले भी पढ़ी होगी तुमने नन्स इक्वेशन। Yes, sir. नन्स इक्वेशन क्या है इसमें ना, जनरली न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन होता है ना, वो इस इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता है, इस गैल्वेनिक सेल वाले पार्ट में, ठीक है। ये इक्वेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, नन्स इक्वेशन का यूज क्या है, मतलब क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ऐसा भी क्या हो गया कि हम इसको पढ़ें, बोलो, हम क्यों पढ़ें इसको। अगर एसटीपी कंडीशन नहीं रहेगा और कुछ मतलब कंसंट्रेशन अलग रहेगा, टेम्परेचर अलग रहेगा, तो फिर देखो हमने बोला कि जब तुम्हें इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना था, सेल का पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया था, जब तुम्हें इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना था स्टैंडर्ड कंडीशन पर, तो तब तुमने किससे निकाल लिया, SHE से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से,
बोलो। बट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रही और उस टाइम पर तुम्हें निकालना होगा तो तब किससे निकालोगे? नॉइस इक्वेशन से। नॉइस इक्वेशन से। तो इसका यूज वही है जहां स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तब। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हम बोलते हैं पहला पॉइंट, सेल पोटेंशियल depends on temperature and on the composition of the reaction mixture। मतलब रिएक्शन मिक्सचर में जो कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it depends upon the concentration of the solute and partial pressure of the gas। अगर कोई प्रेजेंट है तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिख देंगे। ठीक है। अब कैसे करेगा डिपेंड, उसको मैं बताता हूं। देखो, हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ए नॉट सेल। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन है? अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ लेते तो हमारे इलेक्ट्रो में आसान हो जाता। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं तुम्हें डायरेक्टली ये बात बताता और यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली यही बात बता रहा हूँ। तो वहां भी डायरेक्ट सुनते हैं, यहाँ डायरेक्ट सुन लो, एक ही बात है। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू का मतलब क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है। अब डेल्टा जी की जगह लिख दो माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट की जगह लिख दो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। देखो, एक तो हमें ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका कहीं ना कहीं यूज हो जाए, टेम्परेचर चेंज करके दे दे, तो हम लोगों को ये याद होना चाहिए, है ना। अब मान लो अगर मैंने टेम्परेचर का वैल्यू क्या मान लिया, 298 केल्विन, आर का वैल्यू मैंने मान लिया 8.314, और मैंने फेराडे का वैल्यू मान लिया 96500 कूलम, और मैं एल एन क्यू को लिख देता हूं 2.303 लॉग क्यू। तो यहां से क्या बनता है मेरा फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू, बताओ, लॉग। तो देखो, मेन फॉर्मूला तो यही है, यही हमारे काम आता है। बट देखो, दोनों फॉर्मूले याद रखें, मेरा सजेशन यही है, दोनों फॉर्मूलों को याद रखें। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ना टेम्परेचर चेंज कर देता है, वो बोल देता है टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो फिर ई सेल क्या होगा। तो वो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर फिक्स हो गया है 298 केल्विन। अगर मान लो मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, K, और ई सेल क्या हो जाता है, 0। देखो, याद रखो, ई सेल 0 होता है इक्विलिब्रियम पर, ई नॉट सेल 0 नहीं होता। हमेशा सेल की जो स्पॉन्टेनिटी है वो किससे चेक करते हैं, ई सेल की वैल्यू से, ई नॉट सेल की वैल्यू से, ई सेल की वैल्यू से। ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल काम करेगा, 0 है तो सेल इक्विलिब्रियम पर है, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो सेल काम नहीं करेगा। ई नॉट सेल तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो पर्टिकुलर कंडीशंस पर मेजर कर ली जाती है।
तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे, हम सेल को इक्विलिब्रियम पर ले आएंगे तो वहां से हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा कितना 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ये वैलिड है कहां पर? ओनली एट इक्विलिब्रियम। समझे मेरी बात? बोलो। हाँ सर। चलिए यहाँ पर नीचे एक दो पॉइंट्स लिख देता हूं मैं स्टार मार्क करके। पॉइंट नंबर 1 क्या है? Nernst equation can be used to calculate the cell potential for non-standard condition। ऐसा ही होता है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल पोटेंशियल निकालने का काम आता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, नर्न्स इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू हाफ सेल रिएक्शन ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ ई सेल निकाल सकते हैं, इससे इलेक्ट्रोड का भी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल लिया जा सकता है। देखो जब कंप्लीट सेल होता है तो उस टाइम पर इस एन का वैल्यू क्या होता है कंप्लीट सेल में? नंबर ऑफ कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैंसल्ड। और हाफ सेल में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं वो होंगे। समझ में इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ। चलिए तो अब एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ hydrogen electrode at 298 Kelvin, which is prepared with the aqueous solution of CH3COOH, जिसका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.1 m at 1 atm प्रेशर। Ka गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। बेसिक क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया है। शुरू हो जाओ, बताओ। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है, बताओ फिर।
हो गया क्या? बोलो। बताओ भाई, हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रहा मेरा? हाँ सर आ रहा है। तो बताओ क्वेश्चन हुआ या नहीं? किसी से नहीं हो रहा? कुछ तो आया होगा आंसर। सर 1 मिनट। -2.5 है क्या? नहीं। सर लॉग के टर्म्स में बोलूँ तो चलेगा? बोल बोल। सर -0.059/2 रुक log जा रुक ऑफ जा। क्या है? माइनस में 0.059/2 लॉग ऑफ 18 × 10⁻⁻7। सर मेरा आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। हाँ सर। सर मेरा आ रहा है 0.059/2 log ऑफ 1.8 का रूट इंटू 10⁻³ नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है तेरे वाले में। देखो, पहली चीज इसने पूछा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमें रिडक्शन के फॉर्म में रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है ना, तो यही होगा। बोलो। हाँ सर। इस H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमें नहीं पता। इसका प्रेशर कितना है? एक गैस है इसलिए इसका प्रेशर दे रखा है 180। अब देखो, H+ आयन आया कहां से होगा? CH3COH से आया होगा। हाँ सर। इसका K हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ हाँ सर, मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁻6 आ रहेगा, मतलब लॉग के अंदर। हाँ अभी ठीक है। तो आएगा रूट में K इंटू C, मतलब रूट में K बोले तो 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू C, इसका कंसेंट्रेशन था 0.1। तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना आ गया? रूट में 1.8 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो, अब ई सेल निकालना है। ई सेल क्या होता है? E0 सेल माइनस 0.0591/n। n कितना आएगा? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इंटू लॉग Q मतलब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। यही होगा। हाँ सर। 0 माइनस 0.591/2 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इज 1, और इसके कंसेंट्रेशन का स्क्वायर होगा 1.8 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर हमारा आ जाएगा। आई थिंक आंसर आएगा माइनस में 1.695 वोल्ट।
ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ log k equilibrium for the following reaction. रिएक्शन क्या है? टिन सॉलिड है ना, वो 10+4 से रिएक्शन करता है और इसमें चला जाता है 210+ में ना, कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। गिवन क्या है? Sn+4 से +2 में जाता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमको, और +2 से 0 में जाता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है हमको। बताओ क्या होगा? नीचे वाली इक्वेशन है ना, उसका लॉग के इक्विलिब्रियम पता लगाना है। करो। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं। अच्छा हाँ, इसमें लगेगा। करो करो करो। मुझे लगा कि इसमें नॉन इक्वेशन नहीं लगेगा। सर टेम्परेचर नहीं दिया है तो फिर 25 डिग्रीज मान सकते हैं ना? हाँ वही करना होगा हमेशा। वन बाय थ्री 1/3 नहीं। हो गया क्या? सर एक मिनट। नाइन पॉइंट सिक्स कुछ है क्या? 9.67 के आसपास कुछ आंसर आएगा।
देखो हमें इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी है कि के इक्विलिब्रियम का लॉग क्या होगा ये बताओ। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो ई नॉट सेल होता है वो किसके इक्वल होता है, 0.0591 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें ई नॉट सेल के बारे में ही पता नहीं है। तो देखो ई नॉट सेल क्या होगा, यहाँ पर 10 सॉलिड है, वो 10+4 में है, और यहां से देखो 2 Sn2+ बने हैं। 2 Sn2+ कैसे बने होंगे कि एक टिन तो क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज, और एक टिन क्या हुआ होगा, रिड्यूस। रिड्यूस। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल होगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, कैथोड कौन सा होगा, -1.5 वाला, हाँ सर। प्लस ये, क्योंकि उसका SRP वैल्यू ज्यादा इसलिए वो कैथोड होगा, और माइनस वाला एनोड होगा। तो यहां से ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.29 वोल्ट। वैल्यूज पुट करो, 0.29 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन, एन का वैल्यू 2, सही है। हाँ सर। तो यहां से लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आ जाएगा 9.67। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा सोचना था, समझे, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 whole twice positive into Ag plus and NH3 is 6 into 10 raised to the power -8. Calculate E naught cell for the following reaction. क्या है रिएक्शन, AgNH3 whole twice plus electron gives Ag solid plus 2 अमोनिया एक्वस। इसके लिए क्या बनाना है, हमारे को ई नॉट सेल बताना है, और एक चीज हमें गिवन है, क्या, ई नॉट एजी प्लस से एजी गिवन है 0.8 वोल्ट। अच्छा, तो मैं एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन में हमारा नॉइस इक्वेशन यूज नहीं होगा, और हमें अब ये क्वेश्चन करना है, समझे, करो।
ये संडे टेस्ट है तुम्हारा? नहीं सर। नहीं सर, अगले संडे। कल क्लास है तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। अबे संडे को भी क्लास होता है क्या? हाँ सर 2 है। 2-2 है? अरे भाई साहब, जो मैंने शीट सेंड किया है कोऑर्डिनेशन का, उसमें से ही होमवर्क करना है ना। मैंने होमवर्क बता दिया है तुम्हें ना, पहले ही बता दिया। अभी होमवर्क हो गया ये क्वेश्चन? बोलो। नहीं सर। करो फिर। ये पाकिस्तान वाले अपने एक टेस्ट में जीत गए खुद के होम ग्राउंड पे। इनके होम ग्राउंड पे तो मैच चल रहा है शायद, कराची और रांची में। साउथ अफ्रीका के साथ था सर। हाँ, तो बावले बावड़े हो गए सारे कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अरे होम ग्राउंड पे टेस्ट में जीतना बड़ी बात है क्या? दूसरों के घर में जाके जीत के आना बड़ी बात होती है। सर उनकी बकवास टीम के लिए बड़ी बात है। अरे वो तो इस चीज पर इतने खुश होंगे कि कोई आया हमारे ग्राउंड पे खेलने के लिए। हाँ खैर, ये बात भी सही है। वही ना, वो पता नहीं क्या हो गया। इन द हिस्टोरिक टेस्ट मैच, बाबर आजम बोल रहा है इन दिस हिस्टोरिक टेस्ट मैच। अब हिस्टोरिक का है कि हिस्टोरिक, कोई देख ही नहीं रहा तुमको। टेस्ट मैच तो यही होता है, तुम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत के आओ, तुम इंग्लैंड में जाके जीत के आओ, तो पता चलता है। या फिर तुम इंडिया में जाकर उसको हरा के आओ। चलो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन ये? बोलो। नहीं सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो क्या हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, जो डेल्टा जी नॉट होता है ना, वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोलो। इसके अलावा एक और पढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस में आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। या फिर हम लोग बोलते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी, माइनस नहीं अभी,
2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ये पढ़ते हैं हम लोग या तो थर्मोडायनेमिक्स में या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में। मतलब देखो दोनों ही फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, है ना, दोनों ही फॉर्मूले। डेल्टा जी नॉट ये भी हो सकता है, डेल्टा जी नॉट ये भी हो सकता है, ठीक है। माइनस NF E नॉट सेल भी हो सकता है, माइनस 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम भी हमारा हो सकता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये देखो ये दोनों फार्मूला मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें क्या पता है? हमें पता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव था। वो किस में जा रहा था? Ag प्लस प्लस 2 अमोनिया में, है ना। इसका क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है हमें, जो भी निकालना है वो इसका निकालना है। इसका K दे रखा है कितना? 6 × 10⁻⁸। अब देखो इस रिएक्शन का K दे रखा है ना, क्या बोलते हैं इसमें हम लोग, है ना, ऐसा करते हैं, हमने एक डायरेक्शन वाला साइन लगा दी जो कि गलत है। अब इस रिएक्शन का अगर मैं डेल्टा जी नॉट लिखूं, इसको डेल्टा जी नॉट 1 दे देता हूं ना, वो क्या होगा? माइनस में 2.303 RT log के, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगा है क्योंकि इसका K दे रखा है, E नहीं दे रखा। बोलो। हाँ सर। इस रिएक्शन का मुझे E निकालना है, और एक रिएक्शन हमें पता है Ag प्लस सॉलिड बन जाता है इससे। उधर सॉलिड और लिखा था ना, कौन सा सॉलिड? ऊपर आप कर रही है ना, उसमें आपने Ag सॉलिड में डिसोसिएट किया था उसको। ठीक है। अब इसका E नॉट सेल गिवन है हमें क्या? 0.8 वोल्ट। अब इसके लिए हम लोग डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, जिसको डेल्टा जी नॉट 2 बोलूंगा। वो क्या होगा? माइनस NF E नॉट सेल, यही होगा। हाँ सर। तो डेल्टा जी नॉट 2 क्या आ गया? माइनस N का वैल्यू 1, F का वैल्यू F, और E नॉट सेल मतलब प्लस में 0.8। ये हो गया ऐसा। यार देखो तुमने गड़बड़ी करवा दी मुझसे, है ना। सर वो आपने क्वेश्चन में भी कुछ और लिखा है। हाँ, तुमने गड़बड़ी करवा दी मुझसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सही करा था फिर मैं कंफ्यूज हो गया। ये सही है। क्यों क्यों सही है जो मैंने लिखा है ये? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है AgNH3 प्लस जब डिसोसिएट होता है तो Ag प्लस और अमोनिया में ही जाता है। तो जो दिया है बस वो लिखा है मैंने, तो जो सेल जिसका निकालना है वो हमें पता नहीं। ठीक है, बोलो। हाँ ठीक है सर। हाँ सर। अब जिसका E नॉट सेल निकालना है वो रिएक्शन देखो, वो रिएक्शन क्या होगी? जिसका E नॉट सेल निकालना है वो रिएक्शन है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस 2 अमोनिया, है ना। इसका E नॉट सेल हमें निकालना है, जो मान लेता हूं मैं X है, मैंने मान लिया। इसका डेल्टा जी नॉट 3 डिफाइन होगा, वो क्या होगा? माइनस N F E नॉट सेल। अब ऊपर तीनों इक्वेशन को देख के बताओ, डेल्टा जी नॉट 1, 2 और डेल्टा जी नॉट 3, इनमें क्या रिलेशन है? सर ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए। Add- डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 प्लस 2। डेल्टा जी नॉट 1 प्लस 2 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 3। अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। डेल्टा जी नॉट 1 क्या होगा? ऐसा होगा, माइनस में 2.303 RT log के माइनस में 1F 0.8 इज इक्वल टू माइनस में 1F इंटू X। सॉल्व करके यहां से देखो, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.303 RT बाय F log में 6 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 0.8, है ना। माइनस F से डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन को, माइनस F से।
अब देखो टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन है क्या? नहीं गिवन। तो जब टेम्परेचर नहीं गिवन तो क्या मानते हैं? 25 डिग्री। है ना? तो 2.303 RT, अब ये NF इसका वैल्यू क्या होगा? 0.0591 log 6 into 10 raised to the power -8 plus 0.8। इसको सॉल्व करना, x का वैल्यू आ जाएगा 0.367 वोल्ट। समझ में आया बात कैसे हमने किया क्वेश्चन को सॉल्व? हाँ सर। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए अच्छी बात है। नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा देता हूं मैं ना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पॉइंट क्या है हमारा नोट का? नोट का पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में बी ऑफ टू टाइप्स। क्या हुआ सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है आपने बोला था उसमें नर्स इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं, वो क्यों है? वो रीजन क्या है? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला है कि इस क्वेश्चन में नन्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। कहीं तुम ऐसा सोच लो कि नन्स इक्वेशन के बाद क्वेश्चन करवाया तो उसी में दिमाग लगा के फंसे रहो, ये बोला था मैंने। हाँ ठीक है। मैंने बोला कि दो तरह के मेरे इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। कौन कौन से? एक्टिव इलेक्ट्रोड या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? जो पार्ट लेंगे रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोलते हैं द मेटल रॉड, या फिर मेटल का कुछ भी वायर, या फिर मेटल की कोई प्लेट एक्सेट्रा which carries electron as well as involved in a cell reaction। जो इलेक्ट्रॉन को कैरी तो करे ही करे और सेल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करे। और इनर्ट का मतलब हम बोलेंगे द मेटल रॉड वायर या फिर कोई प्लेट एक्सेट्रा which only act as electron carriers but doesn't participate in the cell reaction। जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, है ना। अब कोई बोलेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड इनर्ट है या एक्टिव है? तो देखो जो एग्जाम्पल होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड के, जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो तो यही है, ग्रेफाइट, प्लेटिनम एक्सेट्रा। जनरली तो क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये इलेक्ट्रोड इनर्ट है, एक्टिव को नहीं बोला जाता कि इलेक्ट्रोड एक्टिव है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि हाँ भाई ये वाला इलेक्ट्रोड मेरा इनर्ट है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया जाता है। अगर ग्रेफाइट या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है तो उसको हम लोग ऑलरेडी इनर्ट मान के ही चलेंगे। अगर इनके अलावा कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड आएगा तो क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि ये मेरा इनर्ट इलेक्ट्रोड है। समझे? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो इसके बाद हमारे पास चैप्टर में क्या बचा है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन टाइप हाफ सेल, है ना। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता है ना, हाँ सर। वो हमारा बचा है ना। इसके बाद हमारा एक तो वो बचा है, और फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद एक तो ये बचा है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेते हैं क्या डायरेक्ट? कंडक्टेंस में भी तो है। हाँ तो नहीं। वो उसमें ही आ जाता है ना।
उसके बाद हम लोग देखो एक तो कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, है ना। फिर इलेक्ट्रोलिसिस तो छोटा सा है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के बाद फिर हम लोग वो कंडक्टेंस और वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं चाह रहा हूँ कि जो हम लोग मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट टाइप इलेक्ट्रोड है ना, इसको हम लोग एक फ्लो में ही पढ़े, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग लेक्चर यहीं खत्म कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे एक लेक्चर में पूरा मेटल मेटल इंसॉल्युबल